हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना देरी के, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है कर्मचारी से संबंधित सर्विस रूल की वीडियो या कोई भी जो कर्मचारी संबंधित वीडियो होती है वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने आई बटन में ऊपर दे दिया, प्ले लिस्ट जाके देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है प्ले लिस्ट का, वहां से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे आपके एचसीएस जनरल रूल है, टीए रूल, डीए रूल, मेडिकल बिल, आपका एक्सरेशन पॉलिसी, पनिशमेंट, कंडक्ट रूल, बहुत सारी वीडियो बना चुका, देख लेना, आपको बहुत काम आएगी आगे, बहुत आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो, आज मैं बताने वाला हूं, अब मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं कंटिन्यू एक उसकी। अब मैं एचसीएस जनरल रूल, एचसीएस जनरल रूल है उसके बारे में बात करूंगा कि इसका रूल शुरू से लेकर लास्ट तक। तो जो शुरू के रूल ना, इनको तो आपको देखने की जरूरत है नहीं। अध्याय एक आपके काम का नहीं है इतना कोई, अध्याय दो भी कोई खास नहीं है, परिभाषाएं कुछ है, अगर कोई काम की होगी तो मैं बना दूंगा। अध्याय तीन से आपकी शुरू होती है आपकी चीजें। तो अध्याय तीन में चिकित्सा के बारे में कुछ है, तो ये तो आपका नॉर्मल हो ही जाता है। लेकिन इस अध्याय तीन में एक चीज आती है जो कई बार मुझसे पूछते हैं और आपने पता किया होगा, 16 नंबर रूल है ये वाला। गर्भ अवस्था की स्थिति में महिला उम्मीदवार की उपयुक्तता। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस के फिजिकल में जो प्रेग्नेंट थी महिलाएं, उनको पीएचडी के लिए छूट दी गई। कई बार क्या होता है, चीजों का पता नहीं होता। आज से दो, एक भर्ती है, एक इससे पहले वाली भर्ती, उससे पहले इस अवस्था में बच्चे कंफ्यूज रहते थे क्या करे क्या ना करे। कोई जाता था नहीं एचएसएससी के सामने, तो वो अपने घर ही रह जाता था, जबकि रूल कहता है कि आपको छूट मिलेगी। तो इस रूल के बाद मैं आपको कल एक एक रूल बताऊंगा और वीडियो को आप देखते रहो, ठीक है। सारे रूल आपके काम के हैं, जरूरी नहीं है कि ये गर्भावस्था आप मेल हो तो आपके लिए काम का नहीं है, जरूर काम का। क्यों? आप मेल हो लेकिन आपके आसपास में कोई फीमेल हो सकती है जो स्थिति से गुजर रही हो और उसको जरूरत हो उस टाइम पे, तो आपको अगर पता हो तो बता सकते हो। आपके परिवार में भी हो सकता है, तो ध्यान से देखो। देखो रूल नंबर 16। अब इसमें बात बात बता देता हूँ। और एक बात और, मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो केवल और केवल कर्मचारी से रिलेटेड है। अगर आप कर्मचारी हो और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। आपको मैं वहाँ पे सर्विस रिलेटेड जो भी चीजें होती है शेयर करता रहता हूँ। किसी को कुछ पूछना होता है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर कर देता हूँ जैसे ही टाइम मिलता है। तो आपको सर्विस रूल पूछना, कुछ भी करना, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। देखो, रूल नंबर 16 कहता है जी, अब यहाँ पे देखो रूल नंबर 16 में क्या कहा है कि अगर कोई महिला नियुक्ति से पूर्व, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण उसका हुआ और वो गर्भवती पाई जाती है, तो अगर वहां पे कोई प्रशिक्षण मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वहां पे आपको वो डिस्क्वालीफाई या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त नहीं घोषित कर सकते। कहां पे कर सकते हैं अस्थायी रूप से अनुपयुक्त? वो केवल और केवल यहाँ पे लिखा भी है, घोषित नहीं कर सकते, तथा उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा यदि वह जोखिम स्वरूप वाली ड्यूटी पर पद पर नियुक्त की गई है, जैसे पुलिस विभाग इत्यादि। मतलब जहां पर कोई प्रशिक्षण मिलता हो, केवल वहां पर उसको अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाए। मतलब क्यों? मत अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको जैसे ही आपकी कंडीशन ठीक होती है तब आप उसकी शर्त पूरे करेंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। जैसे पुलिस में हुआ था कि आपको फिजिकल फिटनेस आपका जो था पीएमटी और पीएसटी, ये तो नहीं किया। आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए जब भेजेंगे उस टाइम पे, यानी कि आपका टेस्ट ले लिया, ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपको जब फिट होके जब आप आ जाएंगे, उसके पहले आपको अपना फिजिकल फिट आपको देना पड़ेगा पीएसटी और पीएमटी करके। अगर आप पास होते हो तो आपको ट्रेनिंग पे चढ़ा दिया जाएगा, चाहे उसमें आपका 6 महीना लगे, चाहे 7 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आपकी ये प्रशिक्षण अवधि आई है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस के अलावा कोई पद है, उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो और उस टाइम पे आपका मेडिकल होता है, तो आपको अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा, आप फिट हो। इस कारण से आपको वो अस्थायी रूप से अनुपयुक्त नहीं हो सकते। ज्वाइनिंग करते ही आप मैटरनिटी लीव लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये है गर्भावस्था महिला की जो उम्मीदवारी होती है उसके बारे में। और कई बार क्या होता है कि पहले, अब तो नोटिस आने लगा, पहले नोटिस नहीं आता था एचएसएससी का कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनको छूट देंगे हम। तो पहले बहुत बार मैंने देखा है भर्तियों में, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी वो बिना घर से निकले रह जाती थी घर पे कि भाई मैं अभी दौड़ कर नहीं सकती तो मुझे बाहर कर देंगे, तो वो जाती ही नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप अपना जो मेडिकल है वो लेके एचएसएससी में जाओ। वहां पे मेडिकल बोर्ड होता है पंचकुला में, वहां पे मेडिकल बोर्ड में आपका टेस्ट होगा, अगर सही हुआ तो आपको छूट मिलेगी। आपको फिजिकल नहीं देना जब तक आप स्वस्थ ना हो जाए। और रूल नंबर 18 कहता है, अगर जो बोर्ड बनाया, जो मेडिकल वहां पे गठित की टीम,
अगर उसने जो फैसला दिया, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, आपके खिलाफ आ जाए, तो आप उसकी अपील अगर करना चाहते हो तो आपको उस बोर्ड के फैसले से व्यथित व्यक्ति जो पीजीआई रोहतक है उसमें गठित जो चिकित्सा बोर्ड है उसमें पुनः परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है। किसको? महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को। और ये नई ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, ये आपका ज्वाइनिंग होने के बाद कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है उसके भी उसके लिए है। मान लो कोई फिजिकल अलाउंस लेना चाहता है फिजिकल हैंडीकैप का, और सिविल सर्जन का जो बोर्ड है वो आपको कह दे कि नहीं आप भाई इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो वो यहाँ पे चीज दोनों जगह काम आएगी, ज्वाइनिंग से पूर्व भी ज्वाइनिंग के बाद भी। हो सकता है कोई बंदा स्वस्थ था, नौकरी कर रहा है, कोई एक्सीडेंट में वो फिजिकली हैंडीकैप हो जाए, उस टाइम पे भी आप इस रूल का आप उसका रेफरेंस देके अपना वो कर सकते हो। तो महानिदेशक संस्था सेवा है वो पुनः परीक्षण के लिए ऑर्डर जारी करेगा और पीजीआई रोहतक में आपका दोबारा से होगा। लेकिन इसमें एक बात और लिखी है, पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट है वो अंतिम होगी, इसके आगे कोई पुनः परीक्षण नहीं किया जाएगा। यानी जो पीजीआई रोहतक रिपोर्ट दे देगा उसके बाद आप दोबारा अपील नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार अपील कर सकते हो पीजीआई रोहतक में। तो ये चीज दोनों के लिए है, कर्मचारी के लिए भी और कर्मचारी बनने से पहले जब आप उम्मीदवार हो उस टाइम पे भी, दोनों ही चीजों में आप ये यूज कर सकते हो। कई बार मेरे पास आता है, उसका जवाब ये है ऐसा क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे लिखा है कर्तव्यों में दक्ष निर्वहन है तो चिकित्सा उपयुक्त है। मतलब कि अगर आपके ऑफिस के हेड को ये लगे कि भाई ये फलाना कर्मचारी अपना काम करने में असमर्थ है, यानी वो फिजिकली फिट नहीं है या उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो आपका चेकअप करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए आदेश दे सकता है, उसके पास ये शक्ति होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि अपने कर्तव्यों को संतोष पूर्वक पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है, तो नियुक्ति पदाधिकारी को सरकारी कर्मचारी से अपने पद के कर्तव्यों का दक्ष निर्वहन हेतु शारीरिक उपयुक्तता के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष पेश होने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी। उदाहरण के लिए अगर कोई ऐसा पद है जहां पे भाई आपका जैसे पुलिस का ही लगा लो, एग्जाम्पल पुलिस का ही ले लो, वहां पे फिजिकल फिट होना चाहिए। अगर वहां पे ऐसा लगता है भाई ये बंदा फिजिकल फिट नहीं है, कुछ और हो गया, तो जो भी आपका हेड है एसपी या डी जो भी डीएसपी या कमिश्नर या जो भी है आईजी, वो आपको आदेश दे सकता है कि आप फिजिकल फिटनेस का वो लेके आओ। अगर आप फिजिकल फिट नहीं होते हो तो फिर आपके ऊपर आगे कोई और विचार किया जाएगा, आपको डिमोट करके कोई दूसरा पद दिया जाए या उसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा पद दिया जाए जहां पे फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये केस उस चीज के लिए है। तो कई बार ऐसा केस होता है तो आप बहस करते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो आपके साथ ये आदेश दे सकता है। अब इससे अगला पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताया है। पहला तो ये कि अगर आपको कोई आपका परीक्षण करना है, मान लो आपकी ड्यूटी हिसार थी या ड्यूटी पंचकुला थी, आपको कह दिया पीजे रोहतक में आप करवाओ, तो वहां से आने जाने का दैनिक भत्ता यात्रा भत्ते का खर्च है वो सरकार देगी ना आपका विभाग देगा, आप उसको प्रतिपूर्ति करोगे। दूसरा जो वहां पे मेडिकल की फीस लगेगी वो फीस भी वापस की जाएगी अगर कर्मचारी आगे सेवा करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है। तो अगर उपयुक्त नहीं पाया गया तो वो फीस नहीं दी जाएगी लेकिन यात्रा भत्ता मिलेगा। दूसरी टिप्पणी क्या है, अगर कर्मचारी उपयुक्त नहीं पाया गया, फिजिकल फिट नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा जो मैंने आपको बताया कि आपको दूसरी पोस्ट या कुछ दिया जाएगा। तो उसके बारे में लिखा है कि निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी, ये एक अधिनियम है फिजिकली चैलेंज व्यक्तियों के लिए 1995 का, उसकी धारा 47 के अधीन विचारा जाएगा। इसमें यही है कि आपको भाई आगे कोई और पद या उससे छोटा पद जो भी है वो देके आपकी नौकरी बची रहे, उस तरीके से विचार किया जाएगा। और जो बात थी अपील करने की, तो यहाँ पे लिखा भी है अगला 20 नंबर पॉइंट में, अगर आप मेडिकल बोर्ड के उससे संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के भीतर भीतर आपको अपील करनी पड़ेगी। जो भी आपका पदाधिकारी विभाग अध्यक्ष जो भी सक्षम, यानी कि जो भी सबसे उच्च अधिकारी है विभाग अध्यक्ष या जो आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके पास आप दोबारा से अपने अपील करोगे। ठीक है, अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो आपकी नियुक्ति उसी पे रखी जाएगी। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है वो फीस को लेकर के कि अगर अपील पर आपका परीक्षण होता है दोबारा से, तो अपील के लिए जो फीस होगी वो जो है भाई अगर अनुपयुक्त घोषित किया गया है सक्षम चिकित्सा प्राधिकार द्वारा, तो जो गजेटेड अफसर है उनके लिए 1000 रुपए और जो गजेटेड अफसर नहीं कर्मचारी है उनके लिए 500 रुपए की फीस उनको देनी पड़ेगी। अपील के जो फीस है वो दोबारा फार्म भरवाने के लिए दक्षिण में करना। चलिए तो क्वेश्चन से पहले जो अपील की आपने, अगर आप उसमें एलिजिबल कर दिए गए, ध्यान देना, आपको अनुपयुक्त आपको एलिजिबल घोषित किया गया, आपने अपील की, अगर आपकी अपील भाई जो है उन्होंने मानी और उसके ऊपर आपको एलिजिबल घोषित कर दिया,
उपयुक्त घोषित कर दिया तो आप हर तरह के खर्चे के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे। यात्रा खर्चा भत्ता जो ऊपर बता दिया वही चीज है। सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु है वो तो चलो आपके काम की नहीं, आपको पता ही है चीजें, तो आगे चलते हैं। और एक कोरोना टाइम में आपने देखा होगा रूल नंबर 24, उससे रिलेटेड कह सकते हो, टीकाकरण और पुनः टीकाकरण। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी स्वयं टीका लगवाएगा तथा किसी समय जब सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा जारी किया जाए तो पुनः टीकाकरण लगवाएगा। जब ये आदेश आया था कि पहले सबसे पहले फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, उनको टीका लगाया जाएगा, तो आप मना नहीं कर सकते कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। ये सर्विस रूल में आपका कि अगर सरकार कह रही है तो वो टीका लगवाएगा। दोबारा लगवाना है तो सरकार आदेश जारी करेगी तो दोबारा भी लगवाना पड़ेगा। तो ये चीज भी एक सर्विस रूल है। इस शायद आज ही पता चला बहुत सारे लोगों को और कि ऐसा भी कोई रूल होता है। रूल नंबर 26, कई बार आपने देखा होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा सर्विस ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, देखो जानबूझकर अनुपस्थिति सेवा में ब्रेक है, मतलब जानबूझकर अब्सेंट होना वो सेवा में ब्रेक हो सकता है। कैसे? किसी नियमों के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि को कर्मचारी की सेवा में रुकावट या ब्रेक का कारण समझी जाएगी जब तक अन्यथा सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित नहीं की जाती। यानी कि जो आप अनुपस्थित हुए, अगर आप जानबूझकर अनुपस्थित हो तो उसको सर्विस ब्रेक में भी काउंट किया जा सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। सर्विस ब्रेक का मतलब है जो आपने सर्विस की उस टाइम पे और जिस दिन आप एब्सेंट रहे तो वो एक दिन का जो है सर्विस ब्रेक माना जाता है, सर्विस गैप माना जाता है। और वो कई कारण होते हैं कि उसको पीछे वाली सर्विस का क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एक अलग है। वो भी कभी अगली वीडियो में बना देंगे जब जो सर्विस रूल आ गया उस टाइम पे। अब कई बार एक वर्ड आपने देखा होगा परिवीक्षा अवधि, मतलब प्रोविशन पीरियड। इसमें एक चीज जो आपके काम की वही है, तो आपको पता है 2 साल का होता है, लेकिन उस 2 साल के बाद एक चीज होती है जो आपको पता है नहीं, मुझे नहीं पता, ध्यान देना। जब भी आपकी नई अपॉइंटमेंट होती है तो 2 साल की, रूल नंबर 27 के अनुसार 2 साल की परिवीक्षा अवधि रहती है, प्रोविशन पीरियड रहता है। क्लर्क के मामले आपने देखा होगा, जब उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, यानी कि जो SCTC है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो प्रोविशन पीरियड 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक हो सकती है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। और अगर आपकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा नहीं हुई, ये तो है 2 साल का सीधी भर्ती, प्रमोशन से होता है या वैसे कोई होती है तो 1 साल की परीक्षा अवधि रहती है। लेकिन एक टिप्पणी लिखी यहाँ पे जो आपके काम की, वो क्या है, ये परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। मतलब एक कन्फर्मेशन लेटर होता है, आप अपनी सर्विस बुक या सर्विस बुक डाउनलोड करके देखना। जब आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पूरा हो जाता है तो आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका कर्तव्य है, उसके लिए नियम है ये कि वो एक कंफर्मेशन लेटर जारी करेगा कि भाई इसने 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा कर दिया। और उसके बाद आपकी सर्विस बुक में टेम्परेरी जो वर्ड है वो हट जाएगा, वहां पे परमानेंट आ जाएगा। टेम्परेरी एम्प्लॉई वहां पे देखना, ध्यान देना, जाके अपनी कभी चेक करना, इंटर हरियाणा पे टेम्परेरी लिखा मिलेगा अगर आपका कंफर्मेशन लेटर नहीं आया तो। जबकि आप परमानेंट भर्ती हुए लेकिन वहां पे टेम्परेरी लिखा मिलेगा। वो क्या होता है, बस वो सिर्फ इसका ही होता है कि आपका प्रोविजन पूरा होने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी नहीं किया अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने। तो अगर आपका ऐसा है तो आप रूल नंबर 27 के तहत आप ये मांग कर सकते हो, एक लेटर लिख के कि हमें कंफर्मेशन लेटर जारी किया जाए प्रोविजन पूरा होने के लिए। और जो मैं कह रहा हूं कंफर्मेशन, वो ये वाला भी रूल है उसी का ही है, उसमें तो सिर्फ टिप्पणी यहाँ पे पूरा लिखा है, पुष्टि का मतलब कंफर्मेशन ही है। यहाँ पे लिखा है कि जो भी नियमित आधार पर नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी, जैसे ही उसकी प्रोविजन पीरियड पूरा होता है तो जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके सेवा काल में केवल एक बार कंफर्म किया जाएगा। मतलब आपने एक बार कंफर्म हो चुके, आप आपके उसने के बाद आपने कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली तो वहां पे भी आपको प्रोविजन पीरियड पूरा करना है, लेकिन आपको बार बार इनका कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, वो आपको एक बार मिलेगी, पूरे सेवा काल में एक ही बार मिलेगी। ठीक है, तो वह अपनी प्रथम नियुक्ति के उस नियमित पद पर धारणा अर्जित करेगा जो पूर्व में उसने अर्जित धारणा का नहीं करा था। मतलब कि वो जब जिस पद शुरू में जब जिस पोस्ट पर आए हो वहां पे कंफर्म होने का मतलब है जब आप प्रॉपर चैनल आप दूसरी ज्वाइनिंग पे जाते हो तो आप अगली ज्वाइनिंग पे अगर संतुष्ट नहीं हो तो 2 साल तक आप वापस उसी पद पर वापस आ सकते हो क्योंकि आप वहां पे कंफर्म हो चुके थे। ये होता है जो आप लीन वाला जो वर्ड यूज करते हो वो यहाँ पे भी काम आता है वो। और 2 सरकारी कर्मचारी एक ही समय पर उसी नियमित पद पर पुष्ट नहीं किए जा सकते। क्यों? जो
आपने जिस पद पर आपको कंफर्म किया है उसी पोस्ट पर किसी दूसरे को नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी एक समय पर दो नियमित पदों पर या नियमित पद जिस पर दूसरा कर्मचारी दानित है पुष्ट नहीं किया जा सकता। वही चीज है सेम, ना दो कर्मचारी एक साथ एक पद पर पुष्ट वो हो सकते कंफर्म, ना ही एक कर्मचारी दो पद पर हो सकता है। यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताई गई है इसकी टिप्पणी। पदोन्नत पद पर कार्य कर रहा है स्थायी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पदोन्नत पद या फिर फीडर पद जिसमें उसने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कर लिए वह पुष्ट किया जाएगा। समझ गए? जैसे अगर आप आज कन्फर्म नहीं हुए, आपका प्रमोशन हो गया, आपने वहां पे 1 साल का प्रोबेशन पूरा कर लिया, तो जो भी अधिकारी है या तो आपको उस पद पर कन्फर्म करेगा जहां पे आपका प्रमोशन होने के बाद आपने 1 साल का प्रोबेशन किया, या फिर जिस पद से आप प्रमोट होके आए हो उस पद पर आपको कन्फर्म करेगा एक ही जगह पे। जो ये ऊपर ये वाला वर्ड तक है, ये डेफिनेशन यहां पे समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज है उसकी। और तीसरा पॉइंट ऐसा है जिससे खलबली मच सकती है इसमें क्या है जो मैंने आपको बताया कि आप वापिस जा सकते हो अगर आपने कोई ज्वाइनिंग ली, उसके बाद आप कन्फर्म हो गए वहां पे और आपने 2 साल के बाद कोई नया फॉर्म भरा, प्रॉपर चैनल, आप नए पद पर चले गए, आपको वहां पे अच्छा नहीं लगा, आप कह रहे हो मैं वापिस आऊंगा, तो ये उससे संबंधित देखो क्या है। स्थायी कर्मचारी अपने मूल विभाग में वापस आने पर, स्थायी कर्मचारी का मतलब क्या, पक्का भर्ती का नहीं, कन्फर्म होने के बाद स्थायी होता है वो। अगर वो वापिस आने पर यदि कोई नियमित पद जिस पद पर वो धारणाधिकार धारण करता है, मतलब जिस पद पर उसको कन्फर्म किया गया था, अगर वो पद रिक्त नहीं है, आप नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चले गए जबकि आप वहां पे कन्फर्म हो चुके थे, वहां पे कोई और आ गया, रिक्त नहीं है वो पद, तो उसे समायोजित करने के लिए उस संवर्ग में कनिष्ठतम सरकारी कर्मचारी को क्या कर सकते हैं। कनिष्ठतम मतलब जिस पद पर वो बंदा था उससे नीचे वाले कर्मचारी, अगर कोई प्रमोट होकर उसकी जगह चला गया, उसको क्या, कर्मचारी को फीडर पद पर जिससे वह पदोन्नत किया गया था पर परिवर्तित किया जाएगा। मतलब एक पद था, कर्मचारी 2 थे, आपका प्रमोशन, आपने वहां से प्रमोशन जिस पद पर आपको होना था, आप सीनियर थे, आप नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चले गए, प्रॉपर चैनल गए, कन्फर्म थे, आपके बदले में जो आपके साथ आपसे जूनियर था उसको प्रमोट करके अगले पद पर भेज दिया, आपका मन नहीं लगा, आप वापिस आ गए कि मैं तो इसी पद पर आऊंगा, तो आप अगर उस पद पे आते हो तो आपका जो जूनियर कर्मचारी है वो प्रमोट आप हो नहीं सकता क्योंकि वो जूनियर था, आप सीनियर थे। तो ऐसे केस में उस प्रमोटेड कर्मचारी को वापस डिमोट कर दिया जाएगा और आपको उस पद पर एडजस्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यदि उस पद पर सीधी भर्ती से कोई नियुक्त कर दिया गया, मतलब कि यदि उस पद पर किसी भी डायरेक्ट भर्ती से कोई बंदा आके नौकरी लग गया तो उसको भी सेवा से हटाया जा सकता है अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तो, यानी कि जो बंदा नौकरी लग के आया उसको भी हटाया जा सकता है कि ये पोस्ट उस बंदे के लिए रिजर्व थी, वो वहां पे कन्फर्म हो गया था। तीसरा, यदि स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया गया है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा, मतलब जिस पद से आप गए थे छोड़ के, वहां पे कोई बंदा दूसरे स्टेशन से आकर के अपना ट्रांसफर लेकर के आ गया और आप वहां पे वापस आना चाहते हो तो उस बंदे को वापस भेज दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, आपको एडजस्ट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ये रूल कभी पता नहीं किसकी भाई नौकरी में भूचाल ला दे। और यहाँ पे जो मैंने कहा वो ये रहा, तथापि वह स्वयं कनिष्ठतम है तो उसे फीडर पद पर जिससे वह पदोन्नत किया गया था परिवर्तित किया जाएगा। मतलब अगर वो बंदा जो नौकरी छोड़ के गया था अगर वो खुद ही जूनियर है तो फिर तो उसको फीडर पोस्ट पर भेज ही दिया जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर वो सीनियर था और उसके जाने के बाद उसके जूनियर का प्रमोशन हो गया तो जूनियर वापिस चला जाएगा, वो आगे प्रमोट हो जाएगा। ये चीज इसमें लिखा है। तो ये 28 रूल थे इस वीडियो में, 28वां रूल मैंने बता दिया। इसके बाद 29वें रूल के बाद पूरी सीरीज पूरी करेंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अगर कर्मचारी हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।